नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अब न्यूराइज क्लासेस पर आपको डेली करंट अफेयर कराई जाएगी। जितने भी नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से संबंधित इवेंट होंगे वो आपको कराए जाएंगे। उसकी जो स्टैटिक होगी वो भी कराई जाएगी। आपको साथ में पीडीएफ भी दी जाएगी। आज के करंट अफेयर की बात करें तो आज जो महाकुंभ मेला लगा है उसमें एप्पल के जो कंपनी के सीईओ हैं उनकी पत्नी आ रही हैं और उनको एक हिंदू नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है उस पर भी चर्चा करेंगे। भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या रही है, कितने राज्यों में ई बसें चलाई जा रही हैं, और नीरज चोपड़ा जी हैं उनको अमेरिकी पत्रिका में शीर्ष स्थान दिया गया है। किसमें दिया गया है और कौन सी पत्रिका है, आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। अगर आपको इसकी भी पीडीएफ चाहिए हो तो न्यूराइज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। आइए बात करते हैं। तो आज की करंट अफेयर की बात करें तो 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट जो चुने गए वो नीरज चोपड़ा जी चुने गए। अब यहाँ पे ऐसे भी प्रश्न बनाया जाएगा कि 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट जो चुने गए वो कौन, नीरज चोपड़ा जी चुने गए। आपको एक प्रश्न क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अमेरिकी एक पत्रिका है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, ये पत्रिका का नाम है। इसमें इनको शीर्ष स्थान दिया गया है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कौन सी पत्रिका है और कहाँ की पत्रिका है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर इनके बारे में बात करें, पेरिस ओलंपिक 2024 जो हुआ था उसमें 89.45 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने रजत पदक जीता था। रजत पदक जीता था, याद रखिएगा। टोटल भारत ने जो पदक जीते थे वो 6 पदक जीते थे, जिसमें से केवल ये रजत पदक विजेता रहे हैं नीरज चोपड़ा जी पेरिस ओलंपिक में। फिर अगर बात करते हैं जो भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो स्वर्ण पदक जीता था अरशद नदीम जी ने जीता था पेरिस ओलंपिक 2024 में। लेकिन इस पत्रिका में इनको जो स्थान दिया गया है वो 5वें नंबर पे दिया गया है। पहले नंबर पे नीरज चोपड़ा जी हैं इस पत्रिका में, अमेरिकी पत्रिका में, और 5वें नंबर पे जो स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं अरशद नदीम जी जो पाकिस्तान के हैं। कहाँ के, तो पाक के हैं, पाकिस्तान के हैं। तो इनको 5वें नंबर पे रखा गया। अब ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो पेरिस ओलंपिक आया है, तो पेरिस ओलंपिक की बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये 6 पदक रहे हैं भारत के इसमें पेरिस ओलंपिक में। फिर अगर बात करते हैं ये 33वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, तो 33वां संस्करण था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 33वां संस्करण था। और ये कहाँ पे, तो पेरिस में आयोजित किया गया, फ्रांस की राजधानी है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली मतलब मनु भाकर, जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते हैं, ये भी याद रखिए। उन्हीं को जो मनु भाकर हैं उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा 17 जनवरी को, याद रखिए। 4 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे जिसमें मनु भाकर जी का भी नाम है, याद रखिए। उन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते हैं, इसलिए उनका नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। बाकी अगर 33वां था। और अगर बात करते हैं नीरज चोपड़ा जी हैं जो हरियाणा के रहने वाले हैं और इन्होंने रजत पदक जीता था, याद रखिएगा। अगर इससे भी अधिक जानकारी लेनी है आपको पेरिस ओलंपिक के बारे में तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने स्पेशली वीडियो पेरिस ओलंपिक के बारे में बनाई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, आगे दिया है कनाडा के नए पीएम की घोषणा हो चुकी है। जो बात करते हैं जो कनाडा के पीएम थे जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, सोमवार को इस्तीफा दे दिया था। अगर बात करते हैं ये 2015 से पीएम थे, अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो एक पार्टी है लिबरल पार्टी, इसके अध्यक्ष सचित मेहरा, इन्होंने घोषणा की है कि 9 मार्च को अपना नया पीएम चुना जाएगा, मतलब नया नेता चुना जाएगा, याद रखिएगा। ये 9 मार्च को चुना जाएगा, 9 मार्च 2025 में। किसने घोषणा की है, तो जो अध्यक्ष हैं पार्टी के सचित मेहरा जी, इन्होंने घोषणा की है। अब यहाँ पे जो 2025 में जो चुना जाएगा नेता, उनके लिए चुनाव भी होगा। तो चुनाव में बात करते हैं जो बैंक ऑफ कनाडा के पूर्व गवर्नर मार्क कर्नी ये हैं, और कनाडा की पूर्व वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ये भी शामिल हैं इसमें, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं भारतीय मूल के कौन, किसने कहा है हम भी चुनाव लड़ेंगे, तो ये सांसद है ओटावा में, भारतीय मूल के कनाडा के रहने वाले हैं चंद्र आर्य। इन्होंने भी कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। शुक्रवार को एक्स मतलब ट्विटर है उस पर उन्होंने ट्वीट करके कहा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन कौन चुनाव लड़ेगा ये महत्वपूर्ण बन जाता है। कुल मिला के आपको याद रखनी है, पार्टी याद रखनी है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये याद रखना है। आगे बात करते हैं, अगले दिया है
एप्पल के से संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी जो है लॉरेन पावेल, ये जो है अमृत स्नान के लिए महाकुंभ आ रही हैं। अब इनसे जो है महत्वपूर्ण फैक्ट क्या बन सकता है, अब यहाँ पे ऐसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि किस कंपनी के से संस्थापक की पत्नी महाकुंभ आ रही हैं, तो कंपनी के नाम दे दिए जाएंगे, आपको कंपनी का नाम टिक करना पड़ेगा। एप्पल के से संस्थापक हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, इनका जो है आध्यात्मिक खोज के लिए आएंगी और कहाँ पे रुकेंगी। लगभग 10 दिन का इन्होंने कहा है कि हम रुकेंगे, तो 10 दिन रुकेंगी, तो 10 दिन में बताइए कहाँ पे रुकेंगी। तो श्री निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी में जो है शिविर होगा, वहाँ पे रुकेंगे। अब इन्हीं ने जो घोषणा किया है, क्या घोषणा किया है, जो आचार्य हैं उन्होंने कहा है कि जो लॉरेन पावेल है, इनका नाम हिंदू रखा गया है। इनका नाम हिंदू क्या रखा गया है, इन्होंने कमला नाम दिया है। किसने, तो आचार्य जी ने कमला नाम दिया है। ये क्या है, स्टीव जॉब्स की पत्नी है। ये क्या है, तो से संस्थापक है एप्पल के। तो याद रखिए इनको जो नाम दिया गया है, यहाँ से प्रश्न बना लिया जाएगा कि लॉरेन पावेल को किस नाम, मतलब कौन सा हिंदू नाम दिया गया है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनको कमला नाम दिया गया है, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। अगर एप्पल कंपनी की स्थापना की बात करें तो स्थापना होती है 1976 में, इसकी स्थापना होती है। अमेरिकी कंपनी है एप्पल, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो आपको याद रखना है कि कौन सी कंपनी के से संस्थापक हैं जिनकी ये पत्नी है, याद रखिएगा। फिर इनको जो है हिंदू नाम क्या दिया गया है और कहाँ पे रुकेंगी, इनका नाम याद रखिए। आचार्य जी का नाम भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे नाम जरूर याद रखिए, नाम इनको हिंदू कौन सा दिया गया है और इनका पहले का नाम क्या है। आगे बात करते हैं, आगे दिया है ट्रंप। जो ट्रंप है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, अभी हालांकि बने नहीं हैं, जो राष्ट्रपति होंगे वो यही होंगे अगली बार, जो 20 तारीख में शपथ लेंगे। बात करते हैं, ट्रंप ने ये कहा है कि कनाडा बने अमेरिका का 51 नंबर का राज्य। क्यों बने, अब यहाँ पे इन्होंने कारण भी बताया। इन्होंने कहा है, ट्रंप ने कहा है कि प्रतिवर्ष हम 200 और 250 अरब अमेरिकी डॉलर जो है सब्सिडी दे रहे हैं। किसको, तो कनाडा को। इसलिए इन्होंने कहा है कि 51 नंबर का राज्य बने अमेरिका का। अब इन्होंने कहा है कि 200 या 250 जो होगा उसमें अरब डॉलर जो है अमेरिकी डॉलर हम दे रहे हैं सब्सिडी, किसको, कनाडा को। तो इसलिए इन्होंने कहा 51 नंबर का राज्य अमेरिका का होना चाहिए। कौन, तो कनाडा। अब यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा कि किसने कहा कि कनाडा बने अमेरिका का 51 नंबर का राज्य, तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा है। अब बात करते हैं, इन्होंने जो है कारण क्या बताया, तो ये कारण बताया है कि सब्सिडी दे रहे हैं। फिर अगर बात करते हैं, इन्होंने कहा हमारे कारोबार में जो है लगभग 20% हिस्सा में जो है एक कब्जा कर रखा है। कौन, तो कनाडा कब्जा कर रखा है। तो इन्होंने एक कारण बताया, इसलिए इन्होंने 51 नंबर का राज्य बनने के लिए कहा है। अब यहाँ पे जो कनाडा है और जो है अमेरिका है, ये जो है नाटो के सदस्य हैं। नाटो सदस्य एक सैन्य संगठन है नाटो, याद रखिए। वो उसके सदस्य कनाडा और अमेरिका भी है। अब ये दोनों सदस्य हैं। अब जो है नाटो आया है, अब नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो में टोटल अगर सदस्य की बात करें तो कितने हैं, तो 32 सदस्य हो चुके हैं। नाटो में कितने सदस्य हो चुके हैं, तो 32 सदस्य हो चुके हैं। अगर बात करते हैं 32वां सदस्य कौन बना है, तो हाल ही में 2023 में जो है 32वां देश सदस्य जो बना है वो स्वीडन बना है। कौन सा बना है, तो स्वीडन बना है, याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं 31 नंबर का जो देश बना था वो फिनलैंड बना था। तो ये देश भी पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन बना है, 32वां देश जो है स्वीडन बना है। और जो अमेरिका है, कनाडा जो है, ये जो है किसके सदस्य, नाटो के सदस्य हैं। 32 देश हैं नाटो में। अब नाटो की स्थापना पूछ ली जाए तो कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, याद रखिए। इसका स्थापना कहाँ पे हुआ, तो वाशिंगटन डीसी में हुई थी। कब, तो 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। अब बात करते हैं नाटो की जो है मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। अब यहाँ पे आपको जब भी देखिए, जब भी करंट का कोई मुद्दा रहता है तो उसकी जो स्टैटिक है वो भी महत्वपूर्ण बन जाती है। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, या नाटो की स्थापना कब हुई, या नाटो में कितने देश सदस्य हैं। अगर बात करते हैं जब नाटो की स्थापना हुई थी, केवल कितने थे नाटो में, 12 देश सदस्य थे, याद रखिएगा। अब टोटल अगर वर्तमान में पूछ लें तो 32 देश सदस्य हैं। बाकी जो है किसने कहा है कि कनाडा बने अमेरिका का 51 नंबर का राज्य, तो ये डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा है। इतनी आपको बातें याद रखनी है।
आगे बात करते हैं, आगे दिया पूर्वी लद्दाख में बनेगा आयुध भंडार, जो किसने मंजूरी दी, तो वन्य जीव समिति ने मंजूरी दी है। अब ये कहाँ पे बनेगा, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये बनेगा चीन से लगती जो वास्तविक नियंत्रक रेखा है, मतलब LAC जो है, उसकी पूर्वी में जो सैनिकों में गोला और बारूद भंडारण बनेगा और संचार नेटवर्क भी निर्माण किया जाएगा। ये याद रखिए कहाँ पे बनेगा, ये जो है स्थिति पूछी जा सकती है, कथन में पूछी जा सकती है, तो याद रखिए कहाँ पे बनेगा। आगे बात करते हैं, जो पूर्वी लद्दाख है उसकी गलवान घाटी जो है, अब यहाँ पे ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा गलवान घाटी कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है पूर्वी लद्दाख में 2020 में भारत और चीन के जो सैनिक थे उसमें जो है घुसपैठ हो गई थी। ये जो घुसपैठ हो गई थी ये 2025 में अब समाप्त हो चुकी है, याद रखिए। अब यहाँ पे जो स्टेटिंग में पूछा जाएगा गलवान घाटी पूछ ली जाएगी, तो ये जो है कहाँ है, पूर्वी लद्दाख में है। बाकी अगर लद्दाख जो चर्चा में आया था, इसलिए आया था कि लद्दाख में गृह मंत्रालय ने 5 नए जिलों का घोषणा किया था बनाने का। तो ये जो है अपने गृह मंत्री हैं, कौन, तो ये गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने अपना ट्वीट करके ये कहा था। कौन कौन से, तो साम, नुब्रा, चांगथांग, जास्कर और द्रास, ये 5 जिले नए बनाए गए। अब इसमें पहले बात करते हैं, तो पहले कितने जिले थे, तो पहले थे कारगिल था और लेह था, 2 ही जिले थे। अब टोटल अगर बात करते हैं तो 7 जिले हो चुके हैं, याद रखिए लद्दाख में 7 जिले हो चुके हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। पूछ लिया जाएगा कि 5 नए जिले बने, इसमें से 3 दे दिया जाएगा, एक कहीं और से दे दिया, ऐसे भी पूछा जा सकता है। बाकी जो है पहले कितने थे, तो 2 जिले थे, अब 7 हो चुके हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये जो है कहाँ पे बनेगा, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, स्थिति में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, आगे यहाँ पे घोषणा की गई 12 राज्यों में 5738 PM-E बसों को मंजूरी दी गई है। अब यहाँ पे मंजूरी दी गई, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। यहाँ पे आपको इमेज दिख रही हुई है, इमेज लगी हुई है, इस तरीके से बसें हैं, इसका जो है 12 राज्यों में चलाई जाएंगी। अब यहाँ पे जो है 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश कितने, तो केंद्र शासित प्रदेश के जो शहर हैं वो 77 शहर हैं, इसमें चलाई जाएगी, याद रखिएगा। जो केंद्रीय शहरी कार्य राज्य मंत्री हैं तोखन साहू, इन्होंने बताया कि ये जो है जो साल की शुरुआत हुई उसी में ये संचालन किया जाएगा, पहले मंथ में, मतलब संचालन किया जाएगा इसका। और इसमें जो है सहायता कितनी दी जाए, तो 20,000 करोड़ रुपए की जो है सहायता दी गई, इसी रुपए से बसें जो है संचालित की जाएंगी। आगे बात करते हैं, 66 शहरों में ऐसा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो द पावर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है और सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए भी पैसा आवंटन किया गया है। 884 करोड़ रुपए आवंटन किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जो भी डिपो हैं, बसों के डिपो हैं, उनको बनाने के लिए। इसमें जो है राज्य शामिल हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम, ये जो है राज्यों में बनाया जाएगा। इन्हीं के जो राज्य हैं, इन्हीं के शहरों में जो है निर्माण किया जाएगा डिपो का, याद रखिएगा। आपको कुल मिला के कितने राज्यों में जो है बसें चलाई जाएंगी, कितनी बसें चलाई जाएंगी, आपको याद रखनी है। बाकी जो है आपको जब बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो याद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, आगे दिया है संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट जारी होती है, उसमें ये बताया गया 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो रहेगी वो 6.6 रहेगी। अब यहाँ पर प्रश्न ऐसे बनाया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहेगी, ये जो है ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो 6.6 रहेगी। आगे बात करते हैं 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था जो रहेगी उसकी दर जो रहेगी वो कितनी जो है 6.4% से दर आगे बढ़ेगी। यहाँ पे जो है कितनी है, तो यहाँ पे हो सकती है 6.5 भी हो सकती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ेगी, ये अनुमान लगाया गया है। अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा। वैसे भारतीय अर्थव्यवस्था अभी वर्तमान में जो है 5वें नंबर पे आती है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जो 2025 में जारी हुई है उसके अनुसार देख लिया जाए तो उसमें 2025 में दक्षिण एशिया की आर्थिक वृद्धि दर, मतलब पूरे दक्षिण एशिया में जितने भी देश आते हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये जो है देशों की मतलब ओवरऑल अगर बात करते हैं तो वृद्धि दर कितनी बताई गई है, तो ओवरऑल बात करें तो 5.7% इसकी वृद्धि दर बताई गई 2025 में। वहीं अगर बात करते हैं 2026 में, तो 2026 में 6.0% बताई गई है, मतलब रह सकती है इतनी, याद रखिएगा। ये अनुमान है, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये विश्व की है, ये विश्व की वृद्धि दर 2.8 है, याद रखिए। अगर आपने भारत की देखें, पीले रंग का आपको दिख रहा होगा, तो पीले रंग की
भारत की सबसे ज़्यादा है, 6.6% है। अगर वही बात करें चीन की, तो चीन की जो है 4.8 है। चीन की कितनी है, तो 4.8 है। अगर वही बात करें नीले कलर की, तो अमेरिका की है। अमेरिका की जो वृद्धि हुई है वो 1.9% है 2025 में, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं 2026 में, तो 2026 में 2.9 है किसकी, तो विश्व में। फिर बात करते हैं भारत में, तो 6.7 हो जाएगी 2026 में। और वहीं अगर चीन की बात करें रेड कलर वाली, तो 4.5% है इसकी वृद्धि दर 2026 में रहेगी, और ये अनुमान है। और अमेरिका की बात करें तो 2.1% रहेगी, याद रखिए। तो यहाँ पे इस तरीके से अनुमान लगाया गया है। आगे बात करते हैं, आगे दिया वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर। अगर बात करें मतलब पूरे वर्ल्ड की अगर बात करते हैं 2025 में, तो पूरे वर्ल्ड की ये बताई गई है 2.8% बताई गई है। वहीं अगर 2026 में बात करें तो 2026 में जो है 2.9 बताई गई है। यहाँ पे आप 2025 की पूछी जा सकती है कि कितना अनुमान लगाया गया है, मतलब ये रह सकती है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पूछी है, मतलब ग्रोथ पूछी है, तो ग्रोथ में 2025 में 2.8% रह सकती है। और अगर 2026 में बात करें तो 2026 में 2.9% रह सकती है। ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है। अगर बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी जो दो अर्थव्यवस्था है वो कौन है, तो अमेरिका है और चीन है। लेकिन इसमें अमेरिका चीन तो है, लेकिन इसमें जो है जो वृद्धि देखी गई वो बहुत ही मंद देखी, मतलब बहुत धीरे वृद्धि हो रही है। जितनी अपने भारत की हो रही है उतनी ज़्यादा किसी देश की वृद्धि नहीं हो रही है अर्थव्यवस्था में। तो याद रखिए वृद्धि दर जो है अपने भारत की सबसे अधिक है। यहाँ पे अगर बात करते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है जो कौन कौन सी, तो अमेरिका और चीन, इनकी वृद्धि दर जो है वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही है। अब संयुक्त राष्ट्र की बात आई है तो इसकी स्थापना होती है कब होती है, तो ये स्थापना होती है 1945 में। और इसके में अगर बात करते हैं कितने देश सदस्य हैं, तो 193 वर्तमान में सदस्य हैं। इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किसकी जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि दर रही है 2026 में और 2025 में कितनी रही है, तो ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। बाकी जो स्टेटिक में जो है स्थापना पूछी जा सकती है, और जो देश हैं कितने वर्तमान में, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र का। अब यहाँ पे देखिए जो देश चर्चा में आए हुए हैं, जैसे अमेरिका चीन जो चर्चा में आए हुए हैं, इनकी मुद्रा है और इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपको पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं जो इसकी जो है राजधानी है वो पूछी जा सकती है। तो ये चीज़ें, जैसे अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ था उसमें जो है चीन की राजधानी पूछी गई थी, तो चीन की राजधानी बीजिंग है, तो ये पूछा गया था। तो ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि जब भी कोई देश जो है सबमिट होती है या कोई देश जो चर्चा में रहता है तो आयोग वहाँ से पर्सन 100% इसलिए बनाता है स्टैटिक से, क्योंकि बच्चा जो पेपर दे रहा है वो वर्तमान में है या नहीं है, और जो वर्तमान की घटनाएँ हो रही हैं उससे इन्वॉल्व है या नहीं है, इसलिए वो देखता है कि ये जो है देश चर्चा में रहा, इसी की राजधानी पूछ ली, किसी की मुद्रा पूछ ली या किसी की जो है प्रेसिडेंट पूछ लिए। तो ये प्रश्न हमेशा बनाए जाते हैं और बनाते रहेंगे आयोग, क्योंकि आयोग जो जानता है कि बच्चा जो है करंट की घटनाओं से इन्वॉल्व रहे, भले ही करंट ना पूछे लेकिन उसकी जो स्टैटिक है वो पूछ लेता है। आप कह भी नहीं सकते कि करंट पूछिए, क्योंकि करंट नहीं पूछी है उसने आप, लेकिन इन्वॉल्व रहेंगे जो वर्तमान में जो घटनाएँ हो रही हैं उन पर, जो इवेंट्स इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे हैं उस पर आप हमेशा इन्वॉल्व रहिए। तो ये जो थी आज की जो करंट अफेयर थी यहाँ पे चर्चा किया है, और आपको डेली ऐसी करंट अफेयर मिलेगी और विस्तार से चर्चा मिलेगा। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न ही है, ये है आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज में किस भारतीय खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आपको एक कमेंट करके बताना है। ऑप्शन आपको दिए हैं
पहला ऑप्शन दिया है मनु भाकर, दूसरा दिया है प्रवीण कुमार, तीसरा ऑप्शन दिया है नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, चौथा ऑप्शन दिया है गुकेश, गुकेश डी। तो आपको बताना है ये जो पत्रिका है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, ये पत्रिका में किस भारतीय खिलाड़ी को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और खेल जो है खेल भी आपको लिख के बताना है कि कौन से खेल से संबंधित खिलाड़ी है। तो यहाँ पे ये आपको लिए प्रश्न है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, तो हम जानेंगे आपने जो है मेरी वीडियो जो है वो ध्यान से देखी है और जो करंट अफेयर की आपकी तैयारी जो है अच्छी है। तो यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आज के बन सकते थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करिएगा, आपको वहाँ पर निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।